उसको आप एनडीए में नहीं हो पा रहा है तो आप उसको बोल रहे हैं कि आप कमर्शियल पायलट बन जाइए। पर क्या आप जानते हैं कि कमर्शियल पायलट में 35 लाख रुपए का खर्चा है? तो बच्चे की रुचि, अभी व्यक्तित्व और पर्सनालिटी के हिसाब से आपको पारिवारिक बजट को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब करियर प्लानिंग का सबसे सही मोड़ क्या आता है? कक्षा 10वीं के बाद, जब एक चौराहा रहता है, बच्चे को सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। हमारी जनरेशन की बात होती है तो उसमें ये होता था कि पहले पेरेंट्स बोलते थे पहले पढ़ाई कर लो फिर आगे सोचना क्या करना है, पहले शिक्षा फिर जीविका। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी सारी जो परीक्षाएं हो रही हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाली है उसमें कैरियर काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। हर स्कूल में एक काउंसलर को रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कारण ये है कि अभी सब बच्चे को दो नावों में पैर रखना ही होगा। अब हम बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि तुम 11th कर लो और 12वीं कर लो, इसके बाद सोचेंगे। क्योंकि जब वो 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन करता है ना, तो उस समय वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या बनना है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 21st सेंचुरी स्किल्स, ये कुछ मैं शब्द बता रही हूँ, आप लोग गूगल में जाके इसको सर्च करिएगा कि अभी सिर्फ एजुकेशन का ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हर बच्चे को स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एनईपी में भी क्लास 6 से बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। तो आप सभी जाकर 21st सेंचुरी स्किल्स की जो सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल है, उसके बारे में ज़रूर अध्ययन करिएगा और अपने बच्चों को ये बताइएगा। क्योंकि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है कि 2025 में अभी जो लगभग जॉब है 2025 से 2030 के बीच 60% जॉब ऑब्सोलेट हो जाएंगे, थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। बहुत सारे हमारे जॉब्स रोबोट्स के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमको अपने बच्चों को किस तरह आगे भेजना है, तो एजुकेशन के साथ साथ आप उनको स्किल पर डेवलप करिए। और मजे की बात यह है कि इंडिया टुडे का एक लेटेस्ट सर्वे ये बता रहा है कि हमारे भारतीय पेरेंट्स, मैं ये जागरूक मेट्रो के पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, अपने छत्तीसगढ़ के रूरल पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे जागरूक पेरेंट्स से सिर्फ 7 करियर्स के बारे में जानते हैं। कन्वेंशनल करियर, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, मेडिसिन में आ गए, यूपीएससी में आपने जॉब कर लिया। तो इस लेकिन अभी जिस तरह से करियर के जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास 5000 से ज़्यादा करियर के विकल्प मौजूद है। तो आप लोगों की, सारे टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि पहले बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप अपने आप को अपडेट करिए। और लकीली हमारे हर हिंदी समाचार पत्र में हर वीक में एक परिशिष्ट आ रहा है जो करियर के बारे में फोकस कर रहा है। तो स्कूलों में करियर लाइब्रेरी बनाइए और बच्चों को उन कैरियर्स के बारे में बताइए कि आप मैथ्स लेकर सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बन सकते, आप जियोलॉजी में भी आप जा सकते हो, आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। तो पहले आप अपने आप को अपडेट करिए, इसके बाद आप अपने बच्चों को अपडेट करिए। और जब 10th के बाद जिस चौराहे पे हम खड़े होते हैं तो नॉर्मली क्या बात होती है कि विच सब्जेक्ट शुड आई सिलेक्ट, मुझे कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। पर मैं बोलती हूँ कि इस विच को आप वाई से रिप्लेस करिए। मुझे गणित सिलेक्ट करना चाहिए तो मुझे गणित क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, मुझे विज्ञान सिलेक्ट करना चाहिए तो मुझे विज्ञान क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, मुझे अगर कॉमर्स में जाना है तो मुझे कॉमर्स क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए इंस्टीट्यूशंस, किस इंस्टीट्यूट में जाना है, बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। और जैसा मैं हंसी में बोलती हूँ रायपुर की हूँ, रायपुर में राय देने वालों की कमी नहीं है। ऐसे ही जब बच्चों के करियर की बात होती है तो हर बड़ा चाचा मामा अपने आप में एक काउंसलर बन जाता है और वो बात करने लगता है। पर वो ये नहीं बताता है कि व्हाई यू शुड सिलेक्ट दिस करियर। तो आपको उस व्हाई पर फोकस करना है। और अगर हम पहले की बात करते हैं, और अभी हमारे पूर्व मनोवैज्ञानिक ने बताया भी कि नॉर्मली बच्चे कैरियर का जो सिलेक्शन करते हैं सबसे पहले पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस होती है कि माता पिता की क्या अपेक्षा है। माता पिता चाहते हैं मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, मैं कलेक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी कलेक्टर बने। कई बार होता है कि बच्चे माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा कर देते हैं
और वो कलेक्टर भी बनते हैं, वो डॉक्टर्स भी बनते हैं, वो इंजीनियर भी बनते हैं। लेकिन क्रैश कहाँ होता है? जब बच्चे की आकांक्षाएं और माता पिता की आकांक्षाएं दोनों अलग अलग होती हैं। दूसरा ये होता है कि एक बड़ा ही थंब रूल है कि आपके 10th में क्या मार्क्स अच्छे आए हैं। अगर आपके गणित में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप गणित ले लो, अगर आपके विज्ञान में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप विज्ञान में मार्क्स ले लो। फिर तीसरा एक आता है पीयर साइकोलॉजी, कि मेरे साथ के दोस्त क्या ले रहे हैं। मेरे अगर दोस्त कॉमर्स ले रहे हैं, मेरे काउंसलिंग के सेशन में ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं कि मेरी वो फलानी दोस्त कॉमर्स ले रही है, इसलिए मैं भी कॉमर्स लूंगी, क्योंकि मैं क्लास 1 से लेकर 10th तक साथ पढ़ूंगी। पर उसके लिए क्या होना चाहिए? पेरेंटल गाइडेंस को आप पर्सनालिटी से रिप्लेस करिए। आपका व्यक्तित्व क्या है, दूसरा आपका एप्टीट्यूड क्या है, और आपकी इंटरेस्ट क्या है। अब मैं बहुत कम शब्दों में आपको 3 जो पॉइंट रूल बताया मैंने, व्यक्तित्व, एप्टीट्यूड और रुचि। तो सबसे पहले मैं रुचि पे लेती हूँ कि नॉर्मली जिस बच्चे के जिस सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये इस बात का द्योतक है कि उस बच्चे को रुचि है। क्योंकि हमको जिस चीज में रुचि होती है ना, तो हम साइकोलॉजिकली उस काम को बार बार करना चाहते हैं। अगर हमको खाना बनाना अच्छा लगता है तो हम बार बार खाना बनाएंगे, ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो हम ड्राइंग करेंगे। तो अगर मुझे विज्ञान अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार विज्ञान पढ़ूंगी, और जब विज्ञान में मेरे अच्छे अंक आएंगे तो वो मुझे मोटिवेट करने का काम करेगा। तो आप अपने बच्चे की रुचि को देखिए। 20% केसेस में ये वाला जो मामला है वो आपका सही हो जाता है कि आपका जिस चीज में रुचि होती है आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा आता है व्यक्तित्व। आपकी रुचि गणित में है, आपकी रुचि बायोलॉजी में है, पर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी जानना जरूरी नहीं है। उसके लिए आपका व्यक्तित्व क्या है? क्या आपको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है? क्या आपका स्वभाव एम्पैथेटिक है? एम्पैथेटिक मतलब परानुभूति, कि जब कोई आपके पास आपका पेशेंट आया है तो आप उसके दुख दर्द को फील कर पा रहे हैं। जैसे एक शिक्षक को मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए, कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो उस चीज को समझ सके। तो ऐसे ही बच्चे की रुचि बायोलॉजी में है, पर उसको खून देखने से डर लगता है, वो ऑपरेशन थिएटर में जाके घबराने लगता है। भले ही वो बच्चा टॉपर है, वो नीट भी निकाल रहा है, लेकिन क्या वो अपने पेशेंट से अच्छे से बात कर पाएगा? फिर तीसरा आया, बच्चे का अंतर्मुखी है, लोगों से बात करना उसको अच्छा नहीं लगता है, अपने आप में रहता है। बच्चा पढ़ने में अच्छा था, उसने इंजीनियरिंग भी कर लिया, उसने एमबीए भी कर लिया, और बंदा चला गया मार्केटिंग के जॉब में। मार्केटिंग में उसको 4 लोगों से मिलना जुलना है, और वहां पे वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। आपको मैं एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताती हूँ कि नॉर्मली 12th के बाद क्या होता है कि बच्चे बात करते हैं कि हमको सीएस में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है। अभी 35 साल के बाद में बच्चे लोग कैरियर का यू टर्न ले रहे हैं। वो बच्चे जिनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी था, एक्सट्रोवर्ट थे, और वो सिस्टम के सामने बैठ के काम नहीं कर पा रहे थे, उनको डिप्रेशन होने लगा, उनकी मेंटल वेलबींग पर अफेक्ट हो रहा है। तो बच्चे की रुचि को जानिए, व्यक्तित्व को जानिए। और तीसरा आता है अभिक्षमता। देखिए, ये जो अभिक्षमता है ना, जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, ये एक इनबॉर्न जन्मजात अभिक्षमता होती है। सचिन तेंदुलकर को भगवान ईश्वर ने क्रिकेट खेलने की अभिक्षमता दी थी। अगर लेकिन मैं सलमान खान से क्रिकेट खिलवा दूं और सचिन तेंदुलकर से दबंग का रोल करवा दूं, तो क्या वो संभव है? नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने का अभिक्षमता थी, और ईश्वर की दया से उनके बड़े भाई पेरेंट्स के रूप में और उनके गुरुदेव आचरेकर जी ने उनकी उस अभिक्षमता को पहचाना, और हमको गॉड ऑफ क्रिकेट मिला।